हेलो, कैसे हो जवानों। तो भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सबसे बेहतरीन फिजिक्स कोर्स में। भाई हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भाई आपको फिजिक्स की रियलाइजेशन करनी है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिजिक्स की रियलाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं उनमें से पहली बात तो ये है कि आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे। जब फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको दिखें तो चेहरे पे एक खुशी रहे और उसी के बाद आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलिए। तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक, पेन उठा लीजिए और जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं तो उनको नोट डाउन करते चलिए। इसके साथ ही आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफरेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पर जो कंसेप्ट सिखाए जाएंगे तो उनकी भाई जितनी प्रैक्टिस आपसे बन सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप महान बनोगे। आपने महान बनने की एक सीढ़ी तो तय कर ली है कि भाई आप में इच्छा है, तभी आप इस चैनल पे हैं। तो प्यारे जवानों, अब शुरू करते हैं। पेन कॉपी उठा लीजिए। आज हम बिल्कुल ये समझ लीजिए कि फिजिक्स की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो आज से ही एक चीज़ ठान लें कि रोज़ जो चीज़ें कराई जाएंगी आपको, रेगुलर बेसिस पे आपको जो वीडियोस मिलेंगी, तो इनको मतलब रोज़ प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई काम आ गया तो आपने बीच में प्रैक्टिस पेंडिंग कर दी, इस तरह की कोई घटना नहीं हो। तो जवानों देखो, मैथमेटिकल टूल्स जो है फिजिक्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई सारे टूल्स यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर फिजिक्स में भी हम लोग फिजिक्स की भाषा कह सकते हो आप कि मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि साहब हमारा तो मैथमेटिक्स कमज़ोर है इसलिए हमारी फिजिक्स कमज़ोर है। तो मैं उन लोगों को खास एक बात बताना चाहता हूं कि भाई आज मैंने जो आपको 10 बातें लिखी हैं बोर्ड पर, अभी मैं वन बाय वन डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। ये लगभग वो बातें हैं, एक दो बात यदि छोड़ दी जाए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की पार्ट छोड़ दिया जाए, तो वो सारी बातें 10th मैथमेटिक्स की हैं। और 10th मैथमेटिक्स में भी मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि अपने फिजिक्स में जो चीजें यूज होती हैं आपको मैं रियलाइज करवाना चाहता हूं। एक छोटी सी बात, पता है कहां पर स्टूडेंट्स अटकते हैं? स्टूडेंट्स अटकते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। एक छोटा सा डिवीजन आ गया उसी में हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, मल्टीप्लाई करना आ गया उसमें हाथ पैर फूल जाते हैं। आप ये समझ लो 60 to 70% क्वेश्चंस में तो ये बेसिक काम होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जहां पे दिख जाता है ज्यादातर लोग वहां पर ही ये समझ लीजिए कि सोचने लग जाते हैं कि जी अब अपने बस का नहीं है। अच्छा, यदि थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल हुआ, हल्का फुल्का भी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आया, तो मैं आपको बताऊं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्यूब रूट आएगा। और अच्छी बात मैं बताऊं, क्यूब रूट को अपने को सोल्व करना नहीं होता, तो जैसा है वैसे आंसर में यूज होगा वो। उसके बाद क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ही मतलब ये कह लीजिए कि 100 प्रॉब्लम में से मैक्सिमम 4 से 5 प्रॉब्लम में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। अब कुछ लोग पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री को क्या समझते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर हम सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं मतलब हमें बहुत डिटेल में जाना ही नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान किस लिए होते हैं? एक्चुअल में उनकी भी गलती नहीं है। गलती ये है कि उनको इतनी सारी बातें मैथमेटिक्स की पढ़ा दी जाती हैं कि उनको फीलिंग आने लगती है कि यार फिजिक्स नहीं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो फिर ये कहेंगे यार मैथमेटिक्स से तो पीछा छुड़ा के बायो ली थी, ऊपर से फिजिक्स आ गई। तो भाई मैं आपको क्लियर करूं, आपको बहुत ज्यादा अंदर बहुत डिटेल में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स के किसी न्यूमेरिकल में भी कोई बहुत मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता, अपने पूछे जाएंगे कंसेप्ट। भाई मजदूर नहीं चाहिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? तो मजदूरी नहीं करवानी है कि जी कुछ भी दे दिया आपको कि जी ये करते रहो, ऐसा नहीं है। फिजिक्स चेक होगी आपकी, मैथमेटिक्स चेक नहीं होगा। ओके, तो आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहे कि चाहे अर्थमेटिक का क्वेश्चन आए, चाहे ज्योमेट्री का आए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक, चाहे किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन आए, किसी भी तरह के कोई भी चीज आएगी तो वो सिर्फ बेसिक लेवल पे अपने से पूछी जाएगी और बेसिक लेवल पर ही आएगी।
तो भाई एक चीज़ आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग सीखने वाले हैं। और देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चीज़ तो सबको पता है कि साहब मैथमेटिकल टूल्स है, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स में क्या चीज़ रेलेवेंट है और क्या चीज़ इररेलेवेंट है। कई लोग इतनी लोटो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि साहब ये कर लो जी, वो कर लो जी। अरे भाई पूछा ही नहीं जाना, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो यहां पर आपको सिर्फ वो चीज बताई जाएगी जो काम में आएगी, उसके अलावा आलतू फालतू चीजें बिल्कुल कट कर दी गई है। साथ ही साथ में मैं एक बात क्लियर कर दूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप ये मान लो बिल्कुल जो बेसिक रूल है, 2 से 4 रूल आएंगे मैक्सिमम, बस वो अपने को करना है। उसके अलावा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो आप लोग ध्यान से समझते चलिए। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, तभी तो फिजिक्स आएगी यार। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं हम लोग। भाई पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे और बिल्कुल सोल्व करना इसको सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, एपी। हालांकि एपी का जो यूज है वो बहुत कम आएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि 100 क्वेश्चन में से आप ये मान लीजिए मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यूज होने की संभावना है तो मैं आपको आलतू फालतू बातें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो चीज जरूरत की होगी सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद जीपी आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ भी सेम घटना है, बहुत कम जगह यूज होती है। हालांकि एपी के कंपैरिजन में जीपी ज्यादा यूज होती है भाई। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी यूज होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए एक्चुअल में मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जिसके लिए मुझे मैथमेटिकल टूल्स पे जो सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा इस चीज पे, दैट इज द ग्राफ्स। आप ये मान लीजिए कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें अपने को ग्राफ की आवश्यकता नहीं होती हो। आप ये समझ लो, इस पे जितने ज्यादा स्टार लगा सकते हो लगा लो। ऐसा रामबाण इलाज करूंगा ग्राफ का कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाहे कोई से भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर लेना, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर लेना, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे हम कि ग्राफ बनते कैसे हैं, कौन सी चीज का क्या मतलब है, और बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मैथमेटिकल टूल्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, और उसके बाद कुछ बेसिक मैथमेटिकल रूल्स जो रेगुलेशन जो हम जनरली आमतौर पर यूज करते थे, तो वो है, बहुत ही कम है, कोई खास बात नहीं है। तो ये सब लोग हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको मालूम है, आप सब ने 9th-10th पढ़ी है, वहां पर हम एक चीज जानते हैं, जैसे कोई भी एक इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन, भाई ये चीज बहुत यूज होगी। देखो पूरी फिजिक्स में आप ये समझ लीजिए कि जहां न्यूमेरिकल्स की चर्चा होती है तो यहां पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है, बहुत बार बन जाती है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। देखिए कैसे, पहले तो मैं उन लोगों को थोड़ा और क्लियर कर दूं जिनके बिल्कुल बेसिक्स में गड़बड़ है कि भाई क्वाड्रेटिक कैसे होती है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, x² + 3x + 1 = 0। भाई इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें x की पावर 2 आई है, जिसमें x की पावर 2 आ गई ना, मैक्सिमम वैल्यू 2 आई है, x की मैक्सिमम पावर 2 ही है इसमें, इससे ज्यादा नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर ये बात आती है कि साहब इसको सोल्व कैसे करें। अब सोल्व करने के लिए याद होगा आपको एक मेथड हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे कि भाई हम इसके पार्ट्स करते थे कि कोई ऐसे नंबर ढूंढो जिनका क्या हो, प्रोडक्ट तो ये आए और सम ये आए। क्लियर है, वो चीज आपको आती होगी। नहीं आती तो चलो उसको एक बार छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल वहां पर सेट नहीं हो रहा। तो मैं एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मैंने ये लिखा x² + 4x + 4 = 0। अब ध्यान से देखो भाई, मतलब अपने को क्या करना है, 2 नंबर्स ऐसे ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट, तो देखो x² का जो आगे लिखा होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो आप सबको मालूम है कि x² इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है एक्चुअल में, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1। तो 1 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब अपने को ऐसा नंबर ढूंढने, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आए, और जिनका सम कितना आए, ये वाली वैल्यू आए। तो ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये इंटू ये हो, दैट इज ऑल्सो 4, और जिनका सम क्या हो, ये हो। तो ऐसे 2 नंबर अपने को ढूंढने हैं जिनका सम भी 4 हो, गुणा भी 4 हो, मल्टीप्लाई भी 4 हो। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो गए, 2,2। इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² +
2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया x प्लस 2, यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो भाई क्या बन गया यहां से, मोटी सी बात ये सामने आई अपने कि x प्लस 2 इसमें भी है, इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर भी x प्लस 2 ही बनेगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी -2, इसको 0 रख देंगे और इसको भी 0 रख देंगे, ठीक है। तो इसको भी रखेंगे 0, तो भाई ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब x प्लस 2 x इक्वल टू -2 आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से भी x इक्वल टू -2 ही आएगा। क्लियर है। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमने बहुत करीबी हैं और हम कर भी सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कि ये है, ऐसा नंबर ढूंढना है अपने को जिसका 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो आए 1 लेकिन जिनका जो सम आए वो आए 3। अब यदि हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो भाई हमें थोड़ा सा मुसीबत होगी, इसलिए हम चलते हैं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करें। तो मैं आपको एक चीज छोटी सी बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएं, जिससे आपका समय बचे। तो प्यारे जवानों अभी हम देखते हैं, देखिए आप लोग, आपको एक जनरल इक्वेशन की बात करें यदि हम, तो भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ये चीज लिखी हुई है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको जनरल इक्वेशन की बात करें तो इट इज जस्ट लाइक द फॉर्मेट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके अंदर जो x² का जो कोफिशिएंट है, जो x² के आगे लिखी हुई वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका नाम दे रखा हमने a। ऐसे ही x के जो आगे लिखी हुई है दैट इज b एंड ऑल्सो इट इज पॉजिटिव b, ओके। ऐसे ही जो लास्ट में जो बच गई है कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है c। तो भाई यदि ऐसा फॉर्मेट होता है तो इसमें x का आंसर, वैसे तो आप में से ज्यादातर लोगों को 99% लोगों को ये चीज आती होगी, लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स को आए इसलिए हम एक बार जल्दी से देख रहे हैं इसको कि भाई x की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या है ये -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूं, इसका क्या मतलब है भाई साहब, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा मतलब है कि भाई ये जो -b है इसमें प्लस करके ये चीज लिख दो एक बार, दूसरी बार एक बार माइनस करके लिख दो। तो इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि इसका कोई डीप मीनिंग कोई अलग से है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ इस इक्वेशन में, मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे मैं इसको एक बार इधर लिख देता हूं, ओके। तो भाई अब यहां पर देखो, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a वो होता था जो x² का कोफिशिएंट होता था, तो वो क्या है यहाँ पे 1, तो हमने क्या लिख दिया साहब 1। अच्छा x का जो कोफिशिएंट होता था उसका नाम क्या होता था b, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है +3। भाई साइन जरूर लिखें, साइन नहीं लिखे गड़बड़ हो जाएगी। और भाई साहब जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, वो भी +1 है। अब तो भाई क्या बन गया अपने पास, x की क्या क्या वैल्यू जाएंगी माइनस, और अब b की वैल्यू दैट इज 3। अब लिखो प्लस माइनस अंडर रूट b²। अब b का स्क्वायर करोगे तो भाई b है 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 माइनस 4 इंटू a1 और c1, तो 4 ही रहेगा, 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। भाई इसको थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, दिस इज -3 प्लस माइनस 9 में से 4 गए तो 5, तो दिस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है भाई जो यहां लिख रहा हूं मैं कि भाई x की वैल्यू क्या क्या अपने पास आ गई, x की वैल्यू आ गई है अपने पास -3, ओके, प्लस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये दो आंसर आ गए बस। भाई आप ये समझ लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन जब से शुरू करेंगे हम लोग, वहां से लेकर के और एंड तक इस तरह की इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के तो हाथ पैर फूल जाते हैं इस घटना को ही देख के। भाई इसके साइज पे मत जाओ,
आप इसकी इंपॉर्टेंस को देखोगे, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है यार। दो चीजों का, एक तो कुछ स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद घटा है, मल्टीप्लाई है, यहां पर स्क्वायर रूट ले लिया है। ज्यादातर लोग तो यहीं पे शहीद हो जाते हैं साहब, कि ये स्क्वायर रूट दिख गया, ये प्लस माइनस दिख गया, उनके तोते फेल हो जाते हैं। भाई ये गड़बड़ है। तो भाई देखो, अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो। हाँ, अब ये जो मेथड मैंने आपको समझाया है, ये हर जगह एप्लीकेबल है यदि क्वाड्रेटिक है तो। अब इसमें एक चीज जो अपने को देखनी है ध्यान से, वो क्या देखनी है, जैसे कि कई बार क्या होता है, इक्वेशन ऐसे आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस मान लो 3 आ गया इक्वल टू 0। अब आप कहोगे जी इसमें भी x की पावर 2 है क्या, इसमें भी यही लगाएं। अरे भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हथियार क्यों यूज कर रहे हो यार। आपको मतलब आर्मी में ऑफिसर बना दिया। अब मान लो आपके जहां पे आप रह रहे हो वहां मच्छर आ गए, तो यार ऐसा कोई कि तोप ले आओगे मच्छर मारने के लिए। यार छोटी मोटी चीजों के लिए बड़े हथियार यूज मत करो, सिंपल सी बात है यार। इसको इधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और अब एक्स का इसका स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि जब बड़ी चीज आए तो कर ले। अब कई लोग कहेंगे जी जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कहेंगे जी इसमें जब डायरेक्ट हो गया तो क्या इसमें भी ऐसा यूज कर सकते हैं। भाई साहब, ये जनरल रिलेशन है। आप दुनिया की हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबके लिए ऐसा कर सकते हो आप। क्लियर है। और मैं आपको बता रहा हूं, फिजिक्स में ज्यादा मैथमेटिक्स मत घुसेड़ो, ज्यादा इसकी क्वाड्रेटिक की डिटेल से मत जाओ कि जी यहाँ तो इमेजिनरी रूट हो गए, वहां तो हम नहीं लगा सकते। भाई साहब, एक चीज समझ लो, यदि रूट के अंदर ये चीज नेगेटिव आ गई, हमारे लिए एक्स एग्जिस्टेंस में नहीं है। रियल वैल्यूज हम लोग फिजिक्स में निकालते हैं, जो अपनी फिजिक्स है हम उसमें रियल वैल्यूज के साथ डील करते हैं। कभी भी ये चीज नेगेटिव आ गई ना, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये काम में आ सकते हैं आपको कई बार किसी कंडीशन को जस्टिफाई करवाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि दिस वैल्यू दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा है कि नेगेटिव ना हो भाई। क्लियर है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए अपने लिए यदि वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो जैसे कि आपने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, अब साहब टाइम कैलकुलेट करोगे तो इमेजिनरी टाइम की तो कोई बात है नहीं। यदि रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब तो इमेजिनरी आना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आया। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप उनको जरूर ट्राई करें ताकि थोड़ा हौसला बना रहे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ तो भाई, अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द बाइनोमियल थ्योरम। हाँ भाई, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, मैं इसकी ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, किसी भी टॉपिक की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने सिर्फ उतना बताया जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। अदरवाइज तो भाई मैथमेटिक्स का टॉपिक है, आप उसके इमेजिनरी रूट्स पे चर्चा कर सकते हो, बाकी तमाम चीजों पे चर्चा कर सकते हो। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कई लोग इतना मैथमेटिकल इस पे स्टडी करते हैं, इतना स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो भाई यूज ही नहीं होता कहीं भी। तो जब बच्चे को यूज नहीं हो रहा तो क्यों उसको एक्सेस प्रेशर दिया जाए। ओके, तो इसलिए मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाए। और बिलीव मी, आप किसी भी एक सिंगल न्यूमेरिकल में भी नहीं अटकोगे। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जिससे फिजिक्स का कोई काम अटके, लेकिन मैं आलतू फालतू बात भी नहीं करूंगा जिससे कि आपका टाइम खराब हो। तो जवानों, अब शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। भाई बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए पहले एक छोटा सा करते हैं एग्जांपल। मैं आपके सामने एक छोटी सी वैल्यूज लिख रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हाँ, उस वैल्यू उसको सॉल्यूशन को करना है। कैसे सोल्व करना है, मैं क्या क्या वैल्यूज लिखने वाला हूं। 1 + 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। फिर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 + 2 का स्क्वायर। फिर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 + 1 का स्क्वायर। फिर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 + 1/10 का स्क्वायर। फिर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 + 1/100 का स्क्वायर। फिर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/1 + 1000 का स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई आपको क्या करना है, एक तो आपको a + b का होल स्क्वायर, देखो ये रिश्ता तो आप सबने बहुत अच्छे से सीखा होगा यार, एक ही तो रिश्ता है जो सब ज्यादातर लोगों को याद होता है। ठीक है भाई, ये तो जिनके पास साइंस नहीं होती ना उनको भी ये याद जरूर होता है। a + b स्क्वायर है तो ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब भाई एक बार तो ये तो इसकी एक्चुअल फॉर्मेट है, a + b, तो ये वैल्यू a है, ये b है, इसका स्क्वायर है, तो आप इस रिलेशन का यूज करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। एक तो तरीका ये है। हो सकता है कि आप दूसरा तरीका क्या लगाएं कि जी 1 + 10 क्या होते हैं जी, 11 होते हैं।
11 का स्क्वायर क्या करेंगे जी 121 आएगा। तो आप कहेंगे जी ऐसे निकाल लें, तो भाई साहब एक ही बात है, ऐसे निकाल लो चाहे आप जोड़ के निकाल लो, बात एक ही है, 121 ही आएगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो एक सही तरीका है, ये तो एक ऐसी बात है जो हम आमतौर पर करते ही हैं। तो एक बार चलिए इसका आंसर हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा यहां पर भी देखिए 1 + 2 का स्क्वायर तो क्या आएगा भाई 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई साहब 9, 2 का स्क्वायर क्या आएगा भाई साहब 4। अब जरा इसको देखिए, तो इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूं ताकि जल्दी जल्दी आ जाए, हालांकि ये हो जाएगा। 10 और 1 11, तो 11 का स्क्वायर 121 और नीचे 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.21। ऐसे ही इसको करना चाहेंगे तो ये आएगा 101 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10201 डिवाइडेड बाई 10000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा भाई साहब 1.0201। अब जरा चलिए यहां पर करते हैं 10001 इंटू 1001, तो भाई साहब ये आ रहा है 1002001 डिवाइडेड बाई 1000000। एक्चुअल में यहां पर मैं एक मैथमेटिकल कंक्लूजन दिखाना चाहता हूं कि हम इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखते जाइए, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 नीचे 6 जीरोज हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1.002001। हालांकि मैं इन वैल्यूज को ओरल भी सोल्व कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट आपकी तरह से मैं सोच रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि साहब ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई तो या तो मैं कैलकुलेटर करूं, कैलकुलेटर वैसे अलाउड नहीं एग्जाम में, तो वैसे मैं क्या करूंगा पेन कॉपी पे गुणा करके देखूंगा, पेन कॉपी पे गुणा करके देखूंगा तो साहब थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर कैलकुलेटर यूज करके देखा ताकि आप समझे कि यहां पर समय लगा, ये ओरल कैलकुलेशन नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों को इसका शॉर्टकट मालूम होता है तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स नहीं मालूम। तो चलिए भाई अब हम बात करते हैं जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा उसकी। मैं कहता हूं यार एक काम करिए, आप इसी वैल्यू को एक शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करिए। अब साहब शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, 1 तो ऐसे कैसा लिखा रहने दीजिए, फिर उसके साथ प्लस था तो प्लस ही रहने दीजिए, फिर ये जो वैल्यू है ना जो भी है साइन के साथ, अब प्लस का साइन है तो इसको 2 के साथ इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 और 2 कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो आंसर क्या है साहब 21। तो मैं कह रहा हूं बस यही काम करते चलिए, मतलब ये वैल्यू ऐसे कैसी रखिए, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4, वो इसमें आप जोड़ दीजिए तो कुल मिला के क्या हो जाएगा साहब 5। वही काम यहां भी करिए, 1 ऐसे कैसा करिए, प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 2, और कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा 3। भाई यही चीज हर एक स्टेप में करनी है, मैं यहां भी करके दिखा रहा हूं आपको कि भाई ये 1 ऐसे कैसा करिए, बहुत बढ़िया जी, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए जी, बहुत बढ़िया जी, 10 को तो 1/10 को बेसिकली, तो हम जब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 2 12, तो एक्चुअल में इसको सोल्व करेंगे तो 1.2 आएगा। भाई सब सेम काम यहाँ पे करिए, ये 100 है यहां पर जुड़ेगा तो ये आंसर आ जाएगा भाई 1 + 2 डिवाइडेड बाई 100, कुल मिला के 1.02। भाई साहब अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर आप करेंगे तो लिखेंगे आप 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1000 एंड इट कम्स आउट टू बी 1.002। अब आ जाओ भाई मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना भाई, यदि आप यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू ये है भाई और शॉर्टकट मेथड ये था, देखो यहां पर आंसर में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, गौर से देखो आप, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आ जाओ यहां पर ये 9 है, ये 5 है, भाई यहां पर भी डिफरेंस इतना कम नहीं है कि आप नेग्लेक्ट कर पाए, यहां पर भी डिफरेंस एप्रिशिएबल है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब आप इसमें तुक्का मार के ये लिख के शॉर्टकट मेथड से ये आंसर लगाए, एग्जैक्टली ये आना था तो शॉर्टकट मेथड को यहां पर फेल माना जाएगा, वैसे यहां पर भी फेल माना गया शॉर्टकट मेथड को। लेकिन अब जरा यहां पे देखिए 4 है ये 3 है, नो डाउट यहां पर भी अभी भी इसको फेल ही करार दिया जाएगा, लगभग 25% की एरर है भाई, तो इसलिए यहां पर भी इसको सही करार नहीं दिया जाएगा। अब जरा इस पे नजर डालिए,
यदि आपने इसका यूज किया, अब मैंने इसको सोल्व किया था, तो भाई साहब हमने इसको सोल्व करने के लिए यहां पर एग्जैक्ट मेथड से ये आया था, और यदि हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो ये आया है। मतलब ध्यान से समझो, पहला डिवीजन मिल गया, पहला डिजिट मैच हो गया, और इवन डेसिमल के बाद भी मैच हो गया। दूसरा डिजिट यदि हम यहां पे लिखना चाहेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहां पर क्या है 1 है, मतलब डेसिमल के बाद दूसरे प्लेस पर एरर आई है। इसका मतलब भाई यहां पर तो देखो शॉर्टकट मेथड आप लगाओगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब इससे भी ज्यादा मजा तो यहां आएगा आपको। अब देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेटर की हेल्प ली थी, और सोचो, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो जी हमने तो कैलकुलेटर की हेल्प नहीं ली, हम तो ये ओरली कर सकते हैं। भाई साहब क्योंकि एग्जाम्पल ही मैंने ऐसा दिया था। मैं यदि यहीं पर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता, थोड़ी ऐसी वैल्यू लिख देता कि जो ओरल नहीं होती, तो आपको गड़बड़ हो जाती। जैसे कि मैं आपसे यहां पर लिख देता 1 + 6 7 8 डिवाइडेड बाई 9 3 7 8 6 7, जो भी है ऐसा लिख दिया मैंने। अब आप इसको ओरल तो नहीं कर पाओगे ना भाई, तो इसको कैलकुलेट किया आपने कैलकुलेटर की हेल्प से। तो यदि आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करते थे, लेकिन इसको तो बिना कैलकुलेटर ही कर दिया यार, समझे आप? मतलब यहां पर अब गौर से देखना, डेसिमल के बाद पहला डिजिट मैच हो गया, दूसरा भी मैच हो गया, इवन तीसरा भी मैच हो गया, यहां 0 लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे डिजिट पे एरर आई, इसका मतलब भाई साहब क्या कहोगे कि यार यहां पर तो और ज्यादा एक्यूरेसी हो गई, मतलब जो अपना शॉर्टकट मेथड था अब वो और भी ज्यादा एक्यूरेट हो गए। अब जरा इस पर नजर डालो, कमाल हो गया यार। देखो 2 4 5 2 4 5 5 डिवीजन मैच हो गए डेसिमल के बाद। छठे डिवीजन में इसमें 1 है और इसमें 0 है, बस इतना सा अंतर। तो आप क्या कहोगे यार इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, ये तो ना के बराबर एरर है। इसका मतलब है इस जैसी वैल्यू में इसको कैलकुलेट करना, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना ज्यादा फिजिबल है भाई। इसको शॉर्टकट मेथड से इसको वैसे करेंगे एक्चुअल मेथड से थोड़ा लेंथी होगा, शॉर्टकट लगाओगे थोड़ा जल्दी होगा। इसका मतलब देखो क्या है कि हम जैसे जैसे यहां पर नजर देखो हमारी क्या है, 1 तो हर जगह सेम था, जवानों ध्यान से समझना, लेकिन ये वैल्यू छोटी होती जा रही थी, और जितनी ये वैल्यू छोटी होगी यदि वहां पर आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा, लगभग सेम आएगा, और उसमें एरर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। वही चीज हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हालांकि अप्रोक्सीमेशन के लिए नहीं, जनरल वे में भी होती है, लेकिन भाई वो जनरल वाली अपने काम की नहीं है, जो अप्रोक्सीमेशन वाली है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं आपको कि बाइनोमियल थ्योरम का जो अप्रोक्सीमेट केस है कैसे आया, दैट इज नॉट अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो हम नहीं जा रहे उसके डिटेल में। तो अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन केस पढ़ा रहा हूं ओनली मैं, जो अपने यूज होगा। तो भाई साहब अप्रोक्सीमेशन केस क्या कहता है, यदि 1 + x⁴n है तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, हम इसको लिख सकते हैं 1 + n × x, लेकिन ऐसा तब लिख सकते हैं यदि क्या हो जाए, x जो है वो 1 से बहुत छोटा हो जाए, और ये x का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं, यहां पर मैं साइन नहीं ले रहा, ओनली मैग्नीट्यूड। अब बात कई लोग कहेंगे कि साहब यहां पर यदि माइनस में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। कोई कहेंगे जी यहां फ्रैक्शन में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोचो यदि ये क्यूब हो जाता, यदि ये 4th पावर हो जाती, भाई साहब इसको ऐसे तो सोल्व ही नहीं कर सकते थे। उस जैसी हालात में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अपने लिए रामबाण है भाई। अब देखो कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमने क्या पढ़ा, मान लो हमने एक वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखा 1 + x⁻³ 3/7 ऐसे दे दिया। अब ने पूछा बताओ जी इसका आंसर क्या आएगा, यदि x बहुत छोटा है 1 से, तो हमने कह दिया भाई x बहुत छोटा है ना, यदि x बहुत छोटा है ना तो डायरेक्ट लिखो इसको 1 - 3/7 गुणा में x, खत्म, यही आंसर है। इस तरह की चीज़ें बहुत यूज होती हैं। जिन लोगों ने पढ़ रखा है अपने ग्रेविटेशन में भी अपन इसका यूज़ करते हैं, आप सबको मालूम होगा कि जब अपन g एट द हाइट निकालते हैं तो हम उसकी वैल्यूज़ को अप्रोक्सीमेट करके पुट करते हैं। एक्चुअल में उसका जनरल रिलेशन ये आता था, यदि किसी को याद है तो 1 + h/r का होल -2,
ठीक है। तो अब उस हालात में यदि h इज वेरी वेरी लेस देन r और वी कैन से दैट h अपॉन r इज वेरी वेरी लेस देन 1, यदि ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाए तो हम यहां पर लिख सकते थे gh इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई r। अब कुछ लोग ये कहेंगे जी ये हमें तो याद ही नहीं है फॉर्मूला क्या है, तो भाई मैंने कब कहा है कि इसको याद करो? अरे नहीं याद करना यार, याद करने वाली जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसका लॉजिक क्या था, कैसे हम इसको देख सकते हैं, उसको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। भाई आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो भाई मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रैक्टिसिंग, सिर्फ प्रैक्टिस ही है जिसके बलबूते पर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।